स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, किंग ऑफ बीस्ट रकान और थॉमस एंड्रे के बीच लड़ाई होती है और जहां पर थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा घायल हो जाता है और रकान उसको मार पाता उससे पहले ही वहां पर एस रैंक का हंटर लेनहार्ट आ जाता है और उसको बचा लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लेनहार्ट रकान से कहता है, जो तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें हुए नहीं करने दूंगा। लेकिन वो रकान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, इसके सामने खड़े होकर मैं सिर्फ इसको देखते नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। थॉमस एंड्रे जो कि साइड में पड़ा हुआ होता है वो लेनहार्ट से कहता है कि भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। जिस पे लेनहार्ट उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन आखिरकार मैं भी तो एक हंटर ही हूँ ना। लेनहार्ट जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, यहाँ तक कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल भी क्यों ना हो, क्योंकि ये चॉइस मैंने खुद की है। मैंने कई बार सोचा और फाइनली मैंने चॉइस किया कि मैं लड़ूंगा एक बेहतर मौत। एक बेकार की लाइफ से तो अच्छा ही है ना मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूं, इससे अच्छा तो एक बेहतरीन मौत है। हाँ, मैंने सही चुनाव किया, बिल्कुल मैंने एक सही चुनाव किया। लेकिन लेनहार्ट को भी अंदर अंदर काफी ज्यादा डर तो लग रहा होता है, क्योंकि रकान ने थॉमस एंड्रे जितने पावरफुल हंटर को इतनी आसानी से हरा दिया, तो उसके सामने लेनहार्ट क्या है। उसको भी डर था मन ही मन में कि हाँ ये है तो ताकतवर, लेकिन मुझे लड़ना तो होगा क्योंकि आखिरकार मैं भी एक हंटर हूँ। लेकिन तभी रकान उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेनहार्ट अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या क्या कहीं मैंने गलत चॉइस तो नहीं कर लिया ना। अरे क्या मैंने सही में कोई गलत चॉइस कर लिया क्या। रकान उसके पास काफी ज्यादा तेजी से आते हुए उसको खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी तभी लेनहार्ट नोटिस करता है कि पर्पल कलर का कोई चीज उसको उठा के पीछे ले गया है। तो असल में कोई और नहीं, ये जिनू का शैडो सोल्जर था जिसने रकान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेनहार्ट ही देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और जिनू का शैडो सोल्जर रकान को अपने मुंह में पकड़ते हुए काफी ज्यादा दूर ले जाके गिरता है। लेनहार्ट ऐसा कुछ देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो तो काफी ज्यादा शौक में होता है कि अब ये सब क्या हो रहा है। रकान जो कि आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तो किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था, वो तो हंस रहा था। और तभी जिनवू वहां पर अपेयर होता है और आते हुए सीधा उसको एक किक हिट करता है, जिससे रकान जमीन में जाके गिरता है। लेनहार्ट तो ऐसा कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी जिनवू लेनहार्ट के बगल में आकर एक मस्त सी एंट्री मारता है। ये देख के लेनहार्ट कहता है जिनवू यहाँ पर आते हुए कहता है कि सॉरी, लेकिन क्या वैसे तुम थॉमस एंड्रे को सुरक्षित प्लेस पे ले जाओगे। रकान जो कि जिनवू की एक प्यारी सी लात खाकर दोबारा से खड़ा होता है, वो जिनवू की तरफ देखते हुए कहता है, ओ तो ये सच था। मैं इस इंसान के अंदर से एक शैडो को स्मेल कर सकता हूँ, इस इंसान के अंदर से जो आ रही है। ओ तो ये इंसान ही है। लेनहार्ट थॉमस एंड्रे को पीछे ले जाता है सेफ जगह पर और वो जिनवू से चिल्लाते हुए कहता है कि हमारी चिंता मत करना, हम ठीक हैं। और जिनवू भी बात सुन के थोड़ी सी राहत फील करता है और फिर जिनवू रकान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे जो इसकी किलिंग इंटेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा है, और इन सबसे भी ऊपर ये अकेला नहीं है। रकान जिनवू से कहता है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा पावरफुल पावर्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो एक इंसान की बॉडी में। जरूर जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने कोई ना कोई तरीका निकाल ही लिया होगा, क्योंकि शैडो मोनार्च के साथ डील किए हुए तो बहुत ज्यादा समय हो चुका है, तब तक तो कुछ ना कुछ तुम लोगों ने कोई तरीका निकाल ही लिया होगा। और तभी मोनार्च ऑफ इंसेक्ट यानी क्यूरेशा जो कि जिनवू के पीछे होती है, वो जिनवू से कहती है, ओ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस इंसान के शरीर को खा सकती हूँ। मैं वैसे हरदम से काफी ज्यादा क्यूरियस थी कि आखिरकार एक दूसरे मोनार्च को खाना कैसा लगता है, कैसा स्वाद होता होगा मोनार्च को खाने का, मजा आएगा। और फिर वो भी अपीयर हो जाती है जो कि जिनवू के जस्ट पीछे होती है। जिनवू उसको भी सेंस कर लेता है, साथ ही में जिनवू मोनार्च ऑफ आइस, और तभी जिनवू का सिस्टम भी उसको नोटिफाई करके बताता है कि द किंग ऑफ आइस, द किंग ऑफ बीस्ट और द किंग ऑफ इंसेक्ट, ये तीनों के तीनों आपको मारने के लिए आए हैं, ये तीनों आपके एनिमी हैं। और फिर जिनवू बीच में होता है, बाकी इन तीनों लोगों ने जिनवू को घेर लिया होता है ताकि ये लोग जिनवू के ऊपर एक साथ अटैक करके उसको मार पाए। और इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, जिनवू बोलता है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी लाइट चमकती है। तो एक्चुअल में जिनवू ने यहाँ पे अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स को समन किया था, और जिनवू के ऐसा बोलते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से जिनवू के शैडो सोल्जर्स अपीयर हो जाते हैं। चारों तरफ ही तरफ सिर्फ जिनवू के शैडो सोल्जर्स ही होते हैं, और फिर जिनवू के शैडो सोल्जर जाकर सीधा इन मोनार्च के ऊपर अटैक कर देते हैं। रकान इन सभी को देखते हुए कहता है, ओ तो ये एक नई शैडो आर्मी है,
मजा आएगा। और फिर मोनार्च ऑफ आइस अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपने मुंह को काफी ज्यादा तेजी से फुलाता है और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। और जिन्वू के यहाँ पर जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सभी के ऊपर वो बर्फ से अटैक करता है और सभी के सभी वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। हालांकि जिन्वू को इससे कोई ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि जिन्वू ने इस अटैक को तो डॉज कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं उसने उन सभी शैडो सोल्जर्स को अपने पावर का इस्तेमाल कर कर फ्रीज कर दिया था। अभी चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। क्यूरेशा जिन्वू के शैडो सोल्जर को देखते हुए कहती है, मेरे बच्चे, आखिरकार हम लोग एक ही तो है ना। मोनार्च ऑफ आइस उसके सामने जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं जिसको कि उसने फ्रीज कर दिया होता है उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये मामूली से शैडो सोल्जर्स हमारे रास्ते में आकर हमको रोक सकते हैं। कितनी ज्यादा बेकार बात है ना। आखिरकार ये सब कुछ करके वो हमको दिखाना क्या चाहता था, हम भी मामूली मोनार्च नहीं है। और इन सब से ऊपर मेरे को नहीं लगता कि उसने शैडो मोनार्च की सारी पावर को एब्जॉर्व कर लिया होगा। इंसान की शरीर इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो गया कि वो शैडो मोनार्च की सारी पावर को एब्जॉर्व कर सके, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी शैडो मोनार्च सबसे बेहतरीन मोनार्च था, लेकिन उन्हें बाकी मोनार्च की पावर को भी कम नहीं समझना चाहिए। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं तो मोनार्च ऑफ आइस ने एक्चुअली जो अटैक किया हुआ होता है उससे जिन्वू को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्वू के हाथ में जो उसने डैगर पकड़ा हुआ होता है उसके ऊपर उसका हाथ फ्रीज हो गया होता है और फिर जिन्वू उस पूरे आइस को ब्रेक कर देता है। अब इस चीज को देखकर मोनार्च ऑफ आइस जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है कि तू तू बचेगा नहीं। जिन्वू मोनार्च ऑफ आइस की तरफ करते हुए कहता है तू तो पक्का मरेगा। तो एक्चुअल में जिन्वू इस समय जो डैगर इस्तेमाल कर रहा है और जिससे अभी वो लड़ाई करेगा वो डैगर वही है जो कि इसको थॉमस एंड्रे ने दिया था लास्ट टाइम एज अ गिफ्ट। आइस ऑफ मोनार्च कहता है तो ठीक है फिर आ जा। और आइस ऑफ मोनार्च अपनी पावर का इस्तेमाल करके काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बनाता है जो कि आइस से बने हुए होते हैं और ये काफी बड़े बड़े गोलम होते हैं। मोनार्च ऑफ आइस कहता है तो ठीक है आजा। द किंग ऑफ इंसेक्ट क्यूरेशा जो कि आसमान में उड़ते हुए कहती है, ओ तो चलो थोड़ा सा मैं भी मजे ले लूं। और फिर वो जिन्वू के ऊपर जो डेड मॉन्स्टर्स होते हैं यानी कि जो कॉर्प्स होता है उनसे जिन्वू के ऊपर अटैक करवा देती है और वो सभी के सभी एक साथ जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं। जिन्वू उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि दैट बास्टर्ड। लेकिन जिन्वू अब काफी ऐसा स्किल्ड हो गया और इसीलिए जितने भी उसके ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं कॉर्प्स, जिन्वू उन सभी को अपने डैगर से काटता जा रहा था, उन सभी को मारते हुए जा रहा था। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड ये कॉर्प्स का इस्तेमाल कर रही है मेरे ऊपर। और जिन्वू जब इन कॉर्प्स से लड़ ही रहा था डेड बॉडीज से कि तभी यहाँ पर जिन्वू देखता है कि वो जो गोलम जो कि किंग ऑफ आइस ने बनाया हुआ होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि जिन्वू उसके इस अटैक से बच जाता है और फिर उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए अपने डैगर से उसके हाथ पैर जो भी उसको मिल रहा था उन सबको काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और अब जिन्वू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि इन लोगों को दिखानी पड़ेगी कि आखिरकार इनकी औकात क्या है। और इसीलिए जिन्वू अपने दोनों डैगर को काफी ज्यादा तेजी से घुमाता है और यहाँ पर उसके सामने जितने भी चाहे वो कॉप्स हो या आइस से बने हुए गोलम हो कोई भी जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ रहे थे जिन्वू उन सभी को अपने डैगर से काटता जा रहा था, उन सभी को मारते हुए जा रहा था। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था कि उसके सामने कौन आ रहा है कैसे आ रहा है, जितने भी मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं सबके सब उसके रास्ते में से वो सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। और उन सबको मारते हुए जिन्वू सीधा पहुंच जाता है इन लोगों के पास यानी इन मोनार्च के पास। अभी मोनार्च जिन्वू यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये हमारे मॉन्स्टर से बचकर हमारे पास आ गया लड़ने के लिए। और फिर जिन्वू के ऊपर राकान अटैक करता है लेकिन जिन्वू उसके सारे अटैक से बच जाता है काफी ज्यादा तेजी से और काफी ज्यादा तेजी से जाकर उसके ऊपर फिर से एक अटैक करता है। जिन्वू उससे कहता है कि तूने मेरे को थोड़ा सा खरोच क्या दे दिया, तेरे को क्या लगा कि तू मेरे को हरा देगा, तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को किसी प्रकार को डैमेज दे भी पाएगा। और उससे पहले वो कुछ आगे कह पाता जिन्वू उसका हाथ को ही काट देता है। अभी इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है। अबे दर्द हो रहा था यार, गुस्से में नहीं चिल्ला रहा था, उस बेचारे को दर्द हो रहा था, उसका हाथ कट गया था ना। जिसपे जिन्वू उसका हाथ काटने के बाद उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे को भी नहीं लगता, अगर वो सिर्फ एक मेटल का पीस होता तो चलता। लेकिन ये बात सुन के रकान तो भड़क सा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है क्या। और तभी जिन्वू के ऊपर क्यूरेशा अटैक करती है लेकिन जिन्वू उसके इस अटैक को भांप लेता है और इसीलिए जिन्वू उसके इस अटैक से बच जाता है। क्यूरेशा जिसने कि अपने चार चार हाथ कर लिए थे वो जिन्वू के ऊपर अटैक करती है और इस तरफ जो रकान था और उसने अपने हाथ को भी दोबारा से रीस्टोर कर लिया था क्योंकि एक्चुअल में मोनार्च है ना तो रीस्टोर तो कर ही सकता है। और फिर जिन्वू भी थोड़ा सा बैक हो जाता है। जिन्वू एक सांस लेते हुए कहता है हो तो चलो। जिन्वू के सामने होता है मोनार्च ऑफ आइस, मोनार्च ऑफ इंसेक्ट ऑफ मोनार्च ऑफ बीस्ट, साथ ही में उन सबकी सेना यानी कि डेड बॉडी की पूरी सेना, आइस गोलम और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स। और जिन्वू सामने अकेला होता है क्योंकि जिन्वू के बाकी जो शैडो सोल्जर्स हैं वो तो आइस में फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन तभी जिन्वू का एक शैडो सोल्जर
जो कि उस आइस को ब्रेक कर देता है। ये था जिन्वू का शैडो सोल्जर बेरू, जिसने कि आइस को ब्रेक कर दिया था। वो चिल्लाते हुए क्यूरियोसा के ऊपर कहता है कि तेरी इतनी औकात कि तूने मेरे किंग के ऊपर हाथ लगाया, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई। मोनार्च ऑफ आइस अपनी पावर को इस तरीके से बिखरते हुए देखते हुए कहता है, क्या आखिरकार एक मामूली सा शैडो सोल्जर मेरे इतने पावरफुल स्पेल को कैसे ब्रेक कर सकता है, वो बाहर कैसे आ गया। आखिरकार इस इंसान के पास ऐसा कौन सा कमांडर है, आखिरकार इस कमांडर का लेवल क्या है। रकान कहता है इसके जो शैडो सोल्जर है उसका जो सिंगल कमांडर का लेवल है, अगर वो देखा जाए तो एक तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना पावरफुल है। क्यूरियसा भी कहती है, एक बच्चा जो कि अपनी माँ को भी नहीं पहचान रहा, इसको तो पनिशमेंट की जरूरत है, इसको इसकी सजा मिलेगी। बेरू जो कि काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू के पास ही आ रहा था, क्यूरियसा उसको रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन बेरू उसके अटैक को साइड करते हुए कहता है चल निकल, और सीधा जिन्वू के पास जाके पहुंचता है। ये चीज को देखकर तो क्यूरियसा भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्या इसने मेरे अटैक को कैसे ब्रेक कर दिया। बेरू जिन्वू से कहता है कि माई किंग आप पीछे मत हटना, मैं जानता हूँ कि ये लोग ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी माई किंग आप पीछे मत हटना। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और आपकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट भी नहीं है, आप लड़िए इन लोगों से। और तभी जिनको अपने साइड में देखता है तो एक्चुअली जो डेड बॉडी वाले मॉन्स्टर्स थे वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही बेरू को पत्नी कैसे दिमाग सटक सा जाता है और वो इन लोगों पर जाकर अटैक करता है। उन लोगों से कहता है पागल हो गए तुम लोग, मेरे रहते हुए मेरे किंग के ऊपर अटैक करोगे। और फिर जिन्वू भी अपने फॉर्म में आता है और अपने डैगर के हेल्प से इन सभी के सभी कॉर्प्स को निपटा देता है, मार देता है यार। और तभी क्यूरेसा अपने बड़े से हाथ से जिन्वू को पकड़ती है और उठा के बहुत ज्यादा दूर फेंकती है। जिन्वू सामने एक पत्थर से जाके टकराता है और जिन्वू काफी ज्यादा घायल हो गया था। अब जिन्वू सब कुछ देख के कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आसमान में देखता है। जिन्वू देखता है कि काफी सारे बर्फ के टुकड़े जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प थे वो उसी की तरफ आ रहे थे, और ये सब कुछ कारनामा किया होता है किंग ऑफ आइस ने, जितने की जिन्वू के ऊपर काफी सारे बर्फ के टुकड़े जो कि बहुत ज्यादा शार्प थे उसके ऊपर अटैक करता है, और उस सारे के सारे बर्फ के टुकड़े जिन्वू के ऊपर आके गिरते हैं और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल हो जाती है। और ये क्या, जिन्वू मर गया? अरे नहीं यार, अभी तो बहुत लंबी स्टोरी है, रुको रुको रुको। और इस तरफ हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जिसको कि घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था इस अटैक से, वो तो खड़ा हो गया था और जितने भी उसके ऊपर बर्फ से अटैक किए गए थे उन सारे के सारे अटैक्स को काटते जा रहा था, बीच में सारे के सारे बर्फ को पूरा का पूरा काट दे रहा था मैं डैगर की मदद से। लेकिन मोनार्च ऑफ आइस तो अलग ही दिमाग से सनक गया था, वो तो रुक ही नहीं रहा था, वो तो काफी ज्यादा तेज से जिन्वू के ऊपर बर्फ की बस बारिश ही किया जा रहा था। वो जिन्वू से कहता है कि कितनी देर तक रुकेगा बे तू, कितनी देर तक मेरे अटैक को सामना करेगा तू। जिन्वू उसकी तरफ देख रहा होता है और सिर्फ जिन्वू उसकी तरफ ही देख रहा होता है, और तभी मोनार्च ऑफ आइस की आंख खुली रहती है, क्योंकि असल में उसके सीने में जिन्वू ने अपने डैगर से अटैक कर दिया था। और जिन्वू उससे कहता है तेरे को मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि तू आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मजे ले रहा था भाई जिन्वू इससे भी, कुछ लोगों को हल्के में लेना नहीं चाहिए वैसे। और जिन्वू भी उसके ऊपर जितने भी अटैक्स वगैरह हुए होते हैं उन सभी को हील कर लेता है, और वो जिन्वू का डैगर अपने दिल से निकालते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तेरे जैसे इंसान की इतनी औकात कैसे हो गई, तेरे जैसे मामूली इंसान की, कि तू मुझ जैसे मोनार्च से ऐसी बात कह सके। जिन्वू जो कि उसको ही देख रहा था अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हालांकि मैंने जो ये अटैक था उसके दिल में किया था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये अटैक काफी है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसीलिए जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से एक जंप मारता है ताकि वो मोनार्च ऑफ आइस के ऊपर जाकर दोबारा से अटैक कर पाए, लेकिन उससे पहले ही वहां पर रकान आ जाता है। अब इस चीज को देखकर तो मोनार्च ऑफ आइस भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। चिंता मत करो, डर तो इसको भी लग रहा था, इसको लग रहा था कि इसका अंत तो हो ही गया, लेकिन वो तो रकान आ गया जिसकी वजह से अभी थोड़े समय के लिए, हाँ हाँ मरेगा ये, लेकिन थोड़े समय के लिए बच गया अभी ये। और तभी जिन्वू नोटिस करता है कि एक्चुअली उसके पीछे रकान आ गया है। रकान जो कि काफी ज्यादा तेज है जिन्वू के पीछे जाता है, और जिन्वू उससे पहले कुछ सोच पाता और कुछ रिएक्ट कर पाता, रकान अपनी तलवार को निकालता और जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। जी हाँ, जिन्वू के पीछे पूरा अटैक कर देता है, और जैसे ही जिन्वू के ऊपर अटैक होता है जिन्वू इस अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो चिल्लाता है और उसके मुंह से खून ही खून निकलने लग जाता है। उसके बैक में जहाँ पे रकान ने अटैक किया था वो पूरा का पूरा शरीर वहां से कट सा जाता है, पूरा खून निकल रहा था काफी तेजी से। चीज को देखकर तो बेरू भी काफी ज्यादा सनक जाता है। बेरू चिल्लाते हुए कहता है कि माई किंग। और तभी क्यूरेशा कहती है कि मेरा नाम क्यूरेशा है, द मोनार्च ऑफ इंसेक्ट, और इस दुनिया में जितने भी इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं मैं उन सभी की मदर हूँ। और वो बेरू को पकड़ते हुए कहती है कि मानती हूँ कि तुम एक ऐसे इंसेक्ट हो जो कि अपनी माँ को नहीं पहचान रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमको अपने बच्चे दे दो मानती हूँ ना। और उसको पकड़ के बहुत ज्यादा तेजी से दबाती है। बेरू चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे को जाने दे, और रकान फिर से जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। जिन्वू जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया था, रकान उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखते हुए कहता है कि अब तेरा
अंत है। तभी बेरू चिल्लाते हुए कहता है अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स को कि तुम कैसे बेवकूफ सर्वेंट्स हो, तुम लोग आखिरकार कर क्या रहे हो, तुम्हारे किंग मर रहे हैं, उन्हें जरूरत है तुम्हारी, और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस तरफ हम लोग देखते हैं जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स को जो कि बर्फ के अंदर होते हैं, और वो बेरू की इस आवाज को सुन लेते हैं, और वो सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव सा हो जाता है, और यहाँ पर जो उनके चारों तरफ बर्फ से उनको ब्लॉक किया गया था वो उस चीज को पूरी तरीके से ब्रेक करके आजाद हो जाते हैं, और फ्री होते ही सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर ग्रिड कहता है कि ये हमारे दुश्मनों की आखिरी सांस होगी। रकान कहता है मेरी पूरी जिंदगी में ये सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर है। मोनार्च ऑफ आइस कहता है कि उसके जो सबसे हाई रैंक के शैडो सोल्जर्स हैं वो धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं। आयरन, इग्रीस और बाकी सभी जितने भी जिन्वो के हाई रैंक के शैडो सोल्जर्स हैं वो सभी के सभी मोनार्च ऑफ आइस ने जो उनके ऊपर बर्फ से उनको ब्लॉक किया हुआ था उस चीज को ब्रेक करके बाहर आ रहे होते हैं। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है जब कुछ देखकर। वो जिन्वो से कहता है कि तुम्हारे जो घाव हैं वो तो काफी ज्यादा गहरे हैं और शायद ही तुम्हारी पूरी जिंदगी भर नहीं भरेंगे। जिन्वो से कहता है क्या 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 तू इसकी बात कर रहा है। और फिर जिन्वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और जो रकान ने भी थोड़े समय पहले थोड़े समय पहले जिन्वो को जो थोड़ा सा घाव दिया था वो पूरी की पूरी तरीके से हील होने लग जाता है। इस चीज को देखकर तो रकान, मोनार्च ऑफ आइस सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और जिन्वो इस समय इस्तेमाल कर रहा होता है स्टेटस इफेक्ट रिकवरी, और फिर जिन्वो धीरे धीरे हील होने लग जाता है, और वो अपने दोनों पैरों पर वापस से खड़ा होने लग जाता है इन लोगों से फाइट करने के लिए, ताकि इन लोगों को इनकी औकात दिखा सके और बता सके कि आखिरकार किंग कौन है। और हाँ, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा सस्पेंस पे एपिसोड खत्म किया है, लेकिन मजा आएगा नेक्स्ट एपिसोड देखने में, क्योंकि आप लोगों को भी इंतजार रहेगा कि जिन्वो आखिरकार इन लोगों की पिटाई करेगा कैसे। पिटाई तो देखो इन लोगों की होगी, लेकिन कैसे होगी वो देखने में मजा आएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।